Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn Science and Technology 10th Standard Part 2. Dear students, लाइव क्लास में जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। आज का जो सेशन है क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का लाइव क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 सोशल हेल्थ। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए लाइव क्लास में। अब इस टॉपिक में इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सारे टॉपिक है जैसे कि सोशल हेल्थ है। आज के चैप्टर के टॉपिक है सोशल हेल्थ है, फैक्टर इंडेंजरिंग द सोशल हेल्थ, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट। सोशल हेल्थ मतलब होता है सामाजिक स्वास्थ्य। इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले, तो जल्दी जुड़ जाइए। तो चलिए आज का जो लाइव क्लास है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सोशल हेल्थ मतलब होता है सामाजिक स्वास्थ्य, या फिर इसे कह सकते हैं सामाजिक, आपकी सोसाइटी की, कम्युनिटी की हेल्थ, सारे समाज की हेल्थ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। और फैक्टर इंडेंजरिंग द सोशल हेल्थ मतलब होता है सामाजिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले फैक्टर या फिर कारक। स्ट्रेस मैनेजमेंट और तनाव प्रबंधन के बारे में। तो फर्स्ट है आपका लेट अस सी। एल्डर्स ऑलवेज इंस्ट्रक्ट टू यू, elders always instruct you to get out of the home to interact with relatives and others and play outdoor games, but not to spend time continuously with television, phone and internet. जो अपने से एल्डर है, बड़े हैं, बुजुर्ग है, वे हमेशा आपको घर से बाहर निकलकर अपने रिलेटिव्स और अपने रिश्तेदारों या फिर अपने अन्य लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ बाहर मिलने जुलने के लिए और आउटडोर गेम्स यानी घर के बाहर खेले जाने खेल, उन सारे खेल को खेलने के लिए हिदायत देते हैं, इनको इंटरेक्ट करते हैं। घर में खेले जाने वाले नहीं बल्कि घर से बाहर जो खेल खेलते हैं उनकी वो हिदायत देते हैं। देन नॉट टू स्पेंड टाइम कंटिन्यूअसली विथ टेलीविज़न, फोन एंड इंटरनेट, लेकिन लगातार टेलीविज़न, फ़ोन और इंटरनेट के सामने समय बिताने की सलाह नहीं देते हैं। ज़्यादातर होते हैं जो एल्डर्स हैं, जो हमसे एल्डर हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपको घर से बाहर आउटडोर जो गेम्स है जैसे कि हो गया बैडमिंटन, क्रिकेट, या ये सब आउटडोर गेम्स है जो आपके फ्रेंड्स के साथ, अन्य लोगों के साथ या फिर अपने रिलेटिव के साथ आप खेल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को खेलने के लिए हिदायत देते हैं। देन उसके अलावा क्या है, बट नॉट टू स्पेंड टाइम कंटिन्यूसली विथ टेलीविज़न, फोन एंड इंटरनेट। और इसके अलावा लेकिन जो लगातार क्या करते हैं टेलीविज़न, इंटरनेट और फोन, उनके साथ समय बिताने की सलाह नहीं देते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में सोशल हेल्थ मतलब पूरे समाज के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस करेंगे। खुद के बारे में नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के बारे में। देन व्हाई द चिल्ड्रन ऑफ योर एज आर इंस्ट्रक्टेड सेम इन ईच होम। और आपकी जो उम्र के जो बच्चे हैं, आपकी एज के जो बच्चे हैं, उसको हर घर में एक जैसी शिक्षा क्यों दी जाती है। एक जैसी शिक्षा मतलब जैसे कि आउटडोर गेम्स खेलो, घर में इंटरनेट, फ़ोन का इस्तेमाल मत करो, बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो। ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक जैसी शिक्षा हर घर में दी जाती है उनके पेरेंट्स के द्वारा। एंड आवर लाइफ स्टाइल हैज़ बीन चेंज टू सम एक्सटेंट इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी। और तकनीक के इस युग में हमारी जो जीवन शैली है वो कुछ हद तक बदल गई है, चेंज हो गई है। जैसे कि यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में ये जो चित्र है उसमें देख सकते हैं, जो मदर है क्या कर रही है, पहले देन क्या करती है, कम फॉर स्टडी, स्टडी के लिए अंदर आओ बोलती है। और ये जो दोनों सिचुएशन है दोनों अलग ही है। और गो टू प्ले मतलब खेलने के लिए बाहर ढकेल रही है अब के ज़माने में। देन each person is busy with own daily routine work and favorite job only।
और हर व्यक्ति, हर पर्सन है अपने जो डेली रूटीन के काम है, दैनिक जीवन के काम और उसके पसंदीदा काम में ही व्यस्त रहता है। सिर्फ उन्हीं में अपने जो जॉब रहते हैं और उनका डेली रूटीन वर्क रहता है उसमें ही व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। हाउ मच इज इट साइंटिफिकली करेक्ट? क्या यह वैज्ञानिक रूप से कितना सही है, ये आपको बताना है। Once more, why the children of your age are instructed same in each home? मतलब आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उन सारे बच्चों को घर पर एक जैसी ही शिक्षा क्यों दी जाती है? कैसी शिक्षा? घर में रहने की, बाहर कम खेलने की और इंटरनेट, मोबाइल है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने की। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी शिक्षा है जो आपके पेरेंट्स आपको देते हैं। और लाइफस्टाइल हैज़ बीन चेंज टू सम एक्सटेंट इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी। और तकनीक की इस दुनिया में, इस युग में हमारी जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, वो चेंज हो गई है, बहुत हद तक बदल गई है। इस पर्सन इज बिजी विथ ओन डेली रूटीन वर्क एंड फेवरेट जॉब ओनली। और हर जो पर्सन है, व्यक्ति है, अपने दैनिक काम और अपने पसंदीदा काम में व्यस्त हो जाते हैं, व्यस्त रहने लगते हैं, व्यस्त रहता है। हाउ मच इज इट साइंटिफिकली करेक्ट? और यह वैज्ञानिक रूप से कितना सही है? साइंटिफिकली मतलब वैज्ञानिक रूप से कितना करेक्ट है। देन अर्लियर वी हैव स्टडीड the importance of physical health, cleanliness and staying healthy. However, the concept of health does not end with it only. और इससे पहले की शारीरिक जो व्यवस्था है आपकी फिजिकल हेल्थ है, मतलब बाहरी रूप से आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, क्लीनलीनेस और स्वस्थ रहने के महत्व एंड स्टेइंग हेल्थ। स्टेइंग हेल्थ मतलब स्वस्थ रहने के महत्व। हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डज नॉट एंड विद इट ओनली। और हालांकि जो स्वास्थ्य है उसकी अवधारणा यहीं तक केवल सीमित नहीं है। कहाँ तक नहीं है? जो आपका सोशल हेल्थ है, मतलब समाज की स्वास्थ्य, सारे समाज के स्वास्थ्य के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट है कि आपको करने के लिए है, ट्राई दिस, क्लासीफाई योर क्लासमेट्स इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक। अपने सहपाठियों को, अपने क्लासमेट्स को उनकी योग्यता के आधार पर ये जो आपको दिए गए हैं, फर्स्ट क्या है, हाईली इंटरेक्टिव, ओकेजनली इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव। तो ये सारी चीजें हैं, इनके आधार पर क्या करना है, उसको अलग अलग समूह में वर्गीकृत करना है। और अपॉन द ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए। तो फर्स्ट आपका हाईली इंटरेक्टिव, ओकेजनली इंटरेक्टिव एंड थर्ड है नॉन इंटरेक्टिव। तो फर्स्ट है हाईली इंटरेक्टिव का मतलब होता है मतलब बहुत ज्यादा उनसे मिलना। देन ओकेजनली मतलब होता है कभी कभार उनके साथ रहना, काम करना, मिलना। देन नॉन इंटरेक्टिव मतलब कभी नहीं, गैर नहीं मिलते हैं। तो इनमें से आप कौन से है वो आपको अपने क्लासमेट के साथ ऐसा ऑब्जर्वेशन करना है, अवलोकन करना है। देन नेक्स्ट है सोशल हेल्थ। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, यानी निरीक्षण करें और डिस्कस करें, चर्चा करें। ऑब्जर्व द फॉलोइंग चार्ट, डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन देयरिन विद द सोशल हेल्थ। मतलब ये जो आपको समूह दिए गए हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में तो सारे इसके फैक्टर हैं। ये सारे जो आपको कारक दिए गए हैं जैसे कि एजुकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, गार्डेंस, ये जो सोशल हेल्थ के फैक्टर अफेक्टिंग है इसके बारे में डिस्कस करें। देन सोशल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग्स, यानी आसपास की सामाजिक और भौतिक स्थितियों के बारे में। सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द सराउंडिंग, मतलब आसपास के
सामाजिक वातावरण के बारे में, रेसिडेंशियल एरिया यानी आवासीय क्षेत्र, वाटर, टॉयलेट्स, पॉलिटिकल कंडीशंस, व्यूज, प्लेग्राउंड, सोशल ट्रीटमेंट, सोशल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, education and job opportunities, then satisfying basic needs of persons, food, clothing, shelter and medicine। इन सारी चीज़ों के बारे में जो सोशल हेल्थ के लिए यानी कम्युनिटी मतलब समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो सारे जो है वो फैक्टर इफेक्टिंग है किसके, सोशल हेल्थ के मतलब सामाजिक स्वास्थ्य के लिए। सोशल हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक है, तो कौन कौन से कारक है हमने देखा, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देन आउट ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल हेल्थ वी थॉट अबाउट ओनली वन इन द अबव मेंशन्ड एक्टिविटी। और सामाजिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं में से हमने ऊपर एक उल्लिखित गतिविधि में से एक के बारे में सोचा। कौन सी गतिविधि, जो हमने पहले देखी थी, जो उसके बहुत सारे थे जिसमें एजुकेशन थे, हमने डिस्कस करी, उनमें से एक के बारे में सोचा। देन सोशल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन। और सामाजिक स्वास्थ्य एक व्यक्ति की या फिर अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता है। सोशल हेल्थ है इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन मतलब एक व्यक्ति की क्षमता देन टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद अदर पर्सन्स। सामाजिक स्वास्थ्य की जो एक पर्सन की अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की व्यवस्था है या फिर क्षमता है। देन एबिलिटी टू चेंज one's own behavior according to changing social condition is an important characteristic of social health। मतलब बदलती जो समाज की परिस्थिति है उनके अनुसार स्वयं के व्यवहार को बदलने की क्षमता भी सामाजिक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि एक व्यक्ति कोई चेंज हो रहा है, बदल रहा है, उसकी परिस्थितियों में सुधार हो रहा है, तो उसके अनुसार स्वयं को उस व्यवहार में बदलने की क्षमता ही सामाजिक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है या फिर विशेषता है या फिर गुण है। वेरियस फैक्टर्स लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, हैविंग लॉर्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ड्यूरिंग लोनलीनेस एंड विथ पीयर ग्रुप, ट्रस्ट इन अदर्स, respect and acceptance for others are important for good social health। We have seen that various factors affect the social health। और जो मजबूत व्यक्तित्व है और उसकी बड़ी संख्या में उसके फ्रेंड्स रिश्तेदारों का होना या फिर लोनलीनेस यानी अकेलेपन, और एंड विथ पेयर ग्रुप यानी अपने साथियों के समूह के दौरान समय का उचित उपयोग करें और दूसरों पर कैसे भरोसा रखना, ट्रस्ट इन अदर्स, रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स आर इम्पोर्टेंस फॉर गुड सोशल हेल्थ। और दूसरों पर भरोसा रखना और दूसरों के लिए सम्मान, रेस्पेक्ट करना और स्वीकृति जैसे विभिन्न जो अच्छे कारक है वह समाज की स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Then we have seen that various factors affect the social health। और हमने देखा है कि जो विभिन्न कारक है वो सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो हमने देखा कौन कौन सी देखा, ट्रस्ट ऑफ अदर्स मतलब दूसरे पर भरोसा करना, उसके रेस्पेक्ट करना, उनके साथ फ्रेंडशिप करना और समय का उचित उपयोग करना, ये सारे सोशल हेल्थ का एक महत्वपूर्ण भाग है, हिस्सा है। देन और हमने क्या देखा, वी हैव सीन दैट वेरियस फैक्टर्स, हमने देखा है कि बहुत सारे जो फैक्टर्स है, कारक है, वो सामाजिक स्वास्थ्य को, सोशल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं फैक्टर। स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जुड़ जाइए। चलिए हम आगे का जो
चैप्टर है उसे हम आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स में। फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य है, सामाजिक जो हेल्थ है, सोशल हेल्थ, उसको बिगाड़ने वाले कारक। तो फर्स्ट कारक क्या है? मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव, ये सबसे बहुत जरूरी है। मेंटल जो हेल्थ है, मेंटल जो स्ट्रेस है वो नहीं होना चाहिए, किसी पर भी नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं हम मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस के बारे में, कॉम्पिटिशन्स हैज इंक्रीज्ड इन अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण जिनकी एजुकेशन है और एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस, रोजगार और व्यवसाय के जो अवसर है, उसकी अपॉर्चुनिटीज है, वो क्या हो जाएगी है, अवसर है, वो प्रतिस्पर्धा है, वो बहुत ही बढ़ गई है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बहुत हो चुकी है। तो इन सब सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है, तो फिर इनकी जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ गई है, मतलब प्रतिस्पर्धा है वो बहुत बढ़ गई है। चिल्ड्रन आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस एंड मेंटल स्ट्रेस ड्यू टू रीजंस लाइक न्यूक्लियर फैमिली एंड पेरेंट्स स्टेइंग आउटडोर्स ड्यू टू जॉब। और चिल्ड्रंस आर फेसिंग, चिल्ड्रंस है जो बच्चे हैं वो किस तरीके से उसका सामना करते हैं वो बताया गया है। चिल्ड्रन आर फेसिंग द प्रॉब्लम, कौन कौन से प्रॉब्लम है जो बच्चे हैं वो अपने परिवार में क्या करते हैं, लोनलीनेस मतलब एकल परिवार, अकेला रहना पड़ता है बच्चों को, लोनलीनेस मतलब खुद के अकेलेपन से उसको क्या होती है, उनको मेंटल स्ट्रेस होती है। और माता पिता के जो जॉब रहते हैं, उसके पेरेंट्स के जो जॉब है और नौकरी के कारण, उनके जॉब के कारण बाहर रहने से, कुछ कारणों से जो बच्चे हैं वो घर में अकेलेपन भी महसूस करते हैं और मानसिक जो तनाव है, मेंटल जो स्ट्रेस है, उन सारी चीज़ों का, उन सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। देन देयर आर मेनी bendings on girls and excessive freedom for boys in some families। और जो कुछ परिवार है उसमें से लड़कियों पर कई बंधन है, बिंडिंग्स हैं उन पर, और लड़कों को अत्यधिक उसमें फ्रीडम दी गई है, बहुत ही स्वतंत्र किया गया है। बॉयज एंजॉय द कंसेशन फ्रॉम देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज, whereas girls have compulsion for the same on the pretext that should be used to it। और देखते हैं कि जो लड़के हैं उनको घरेलू कामों से छूट मिलती है, जबकि जो लड़कियां हैं यह कहकर मजबूर किया जाता है कि उन्हें इसकी आदत होनी चाहिए। जो लड़कियां हैं, तो स्टूडेंट्स सबके साथ भी ऐसा होता है, उनका मेंटल स्ट्रेस, तो बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं रहना है, फ्रीडम रहना है। जो बॉयज रहते हैं उनको जो घरेलू काम है, कुछ काम होते हैं घर के, उनको उनसे छूट दिया जाता है। और जो लड़कियां होती हैं इनको तो इनकी आदत ही लगनी चाहिए, इस तरीके से इनकी आदत होनी चाहिए, इस तरीके से कहकर उनको छूट नहीं मिलती है। क्या कहते हैं, शुड बी यूज टू इट, मतलब उन्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए। डू यू सी द एडवर्टाइजमेंट about increasing awareness on avoiding the discrimination between girls and boys or sister and brother in the same family on choice for fresh, leftover food, learning medium, in society to adolescents girls have to unnecessarily face the problem like teasing and molestation। और क्या आपने ऐसे कोई ऐड देखे हैं या फिर ऐसे विज्ञापन देखे हैं जिसमें लड़कियों और लड़कों या एक ही परिवार में बहन या फिर भाई के बीच ताज़ा या फिर जो बचे हुए भोजन रहते हैं, जिसे बासी भोजन कहते हैं, खाना कहते हैं, सीखने के माध्यम के चुनाव के बारे में, जागरूकता बढ़ाने के बारे में बताया गया है। जो आपकी भाई बहन हैं या फिर लड़के और लड़कियां, उसमें ये
उसमें से क्या रहते हैं, घर में जो ताज़ा और बचे हुए जो भोजन रहते हैं उसमें सीखने के माध्यम से वो चॉइस के बारे में जागरूकता के बढ़ाने में बताया गया है। क्या करते हैं, जो फ्रेश है और लेफ्ट ओवर फूड मतलब जो बासी खाना है उसमें सीखने के लिए क्या किया है, इन सोसाइटी टू एडोलेसेंस गर्ल्स मतलब होता है जो 10 से 19 के बीच जो किशोर अवस्था रहता है उस गर्ल्स को कहेंगे एडोलेसेंट्स गर्ल्स हैव टू अननेसेसरीली फेस द प्रॉब्लम लाइक टीजिंग एंड मोलेस्टेशंस। और समाज में भी जो किशोरियों को यानी एडोलेसेंट्स जो गर्ल होते हैं उनको कहते हैं किशोरी, उनको अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ करते हैं जैसे कि टीजिंग करते हैं और मोलेस्टेशंस करते हैं, मतलब जो लैंगिक रूप से उनको असमानता करते हैं, उसमें उनको फ्रीडम नहीं रहती। और टीजिंग मतलब उनके साथ छेड़छाड़, और इन सारी जो समस्याएं हैं उनको फेस करना पड़ता है, उनको सामना करना पड़ता है गर्ल्स को। एंड गर्ल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू सच जेंडर इनइक्वालिटी। और ये जो लड़कियां होती है उनको ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और ऐसी जो लैंगिक जो समानता है वो गर्ल्स है उनका सामना करती है और उनको फेस करना पड़ता है। और जो लड़कियां हैं उनको तनाव भी बहुत रहता है, स्ट्रेस रहता है, क्योंकि ये जो जेंडर जो प्रॉब्लम है उनकी वजह से उनको बहुत ही स्ट्रेस में जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं जो मेंटल स्ट्रेस के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल। जो लैंगिक जो समस्याएं है, प्रॉब्लम है, उनकी वजह से जो लड़कियां हैं वो तनाव का सामना कर रही है, मतलब स्ट्रेस का वो सामना कर रही है। Nowadays, everyone has to face the stress due to ever increasing disorder, क्राइम एंड वायलेंस। और आजकल हर किसी को जो बढ़ती अवस्था है उसके अपराध है, वायलेंस है और अहिंसा है। वायलेंस मतलब होता है हिंसा के कारण, इन सारी चीज़ों के कारण जो तनाव का सामना करना पड़ता है, किसका, स्ट्रेस का। Once more, nowadays everyone has to face the stress due to ever increasing disorder, crime and violence। आजकल हर किसी को जो बढ़ती है वो अवस्था जो बढ़ रही है उसकी वजह से अपराध हो रहे, क्राइम हो रहे हैं और हिंसा, और इन सारी चीज़ों के कारण उनको एक स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। एट द सेम टाइम पीपल लुकिंग एट दिस एज फास्ट एंड इजी वे ऑफ मेकिंग मनी may become scapegoat and become part of such system. This is the deadly effect of social illness. और वही है at the same time people looking at this fast and easy way making money, और वही से पैसे कमाने का तेज और आसान तरीका मानने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि स्कैपगॉट्स मतलब होता है बलि का बकरा। क्या करते हैं, उसको मानने वाले लोग बलि का बकरा बन सकते हैं ऐसा, एंड बिकम पार्ट ऑफ सच सिस्टम, और ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं। दिस इज द डेडली इफेक्ट ऑफ सोशल इलनेस, और यह सामाजिक बीमारी का एक घातक असर है, बहुत ही घातक जो इफेक्ट है। तो हमने क्या देखा कि आजकल है जो व्यवस्था जो अवस्था है वो बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो अपराध है, क्राइम है और वायलेंस है, उसके कारण तनाव का यानी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। और वही इसे लोग क्या करते हैं, पैसे कमाने का तेज और आसान तरीका समझते हैं, किसको, क्राइम को, अपराध को और हिंसा को, वायलेंस को, जो अपने कमाई के जरिए का बहुत फास्ट तरीका समझते हैं, उन्हीं लोग उसका बलि का बकरा बन सकते हैं। स्कैपगॉट मतलब होता है बलि का बकरा, उन लोग बन सकते हैं एंड बिकम पार्ट ऑफ सच सिस्टम, और उसकी ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं। दिस इज द डेडली इफेक्ट ऑफ सोशल इलनेस, वह सामाजिक जो बीमारी है उसका घातक असर है।
तो क्राइम और वायलेंस की वजह से। देन हमने देखा मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस के बारे में हमने जाना कि वो फैक्टर जो है डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ को जो मेंटल स्ट्रेस है वो कैसे उस पर इफेक्ट करता है, वो कैसे उस पर असर डालता है, उसके बारे में हमने देखा। फिर हम देखेंगे एडिक्शन। एडिक्शन मतलब होता है लत। लत लग जाना किसे बोलते हैं, जैसे कि किसी को शराब का, किसी को स्मोकिंग का लत लग जाता है, वैसे ही इसके बारे में है जो हमारे जो सोशल हेल्थ है उसको कैसे उस पर असर डालते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो हम देखेंगे एडिक्शन के बारे में। तो जल्दी कमेंट कीजिए। देन हम इस चैप्टर है उन सारे पॉइंट को हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब एडिक्शंस। एडिक्शन मतलब होता है लत। लत लग जाना बोलते हैं किसी को, और किसी चीज़ का लत लग जाता है, जैसे कि किसी को मोबाइल्स का, किसी को बुरी आदतों का, बुरी संगति का गलत लत लग जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब जो हमारे सोशल जो हेल्थ है उस पर कैसे इफेक्ट करते हैं। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलेसेंस। पीयर ग्रुप से मतलब साथियों का समूह। एंड एडोलेसेंस मतलब होता है किशोरी। किशोरी किसे बोलेंगे, जो 10 से 19 के बीच है उसे किशोर अवस्था बोलेंगे। और 12 से 19 के बीच का जो एज है वो कहलाएगा एडोलेसेंस। किशोरों के मामले में साथियों का प्रभाव ज्यादा होता है। जो पीयर ग्रुप मतलब होता है साथियों का समूह। जैसे कि आप अभी आपका एज है एडोलेसेंस में है, तो आपका एज हो गया किशोर अवस्था। तो अभी आपको सुधरना है या फिर गलत संगति में लगना है, ये आपको यही एज होता है जो साथियों के सब प्रभाव रहता है। जैसे आप संगति करेंगे, जैसे आपके पर प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट होगा, वैसे ही आप उसी रीति से ढलते जाएंगे। इसी के बारे में बताया गया है कि अच्छी संगति का लत लगना चाहिए, एडिक्शन होना चाहिए। किशोरों के जो मामले में है, जैसे आपके जैसे जो है उनके मामले में जो साथियों का समूह होता है, साथियों को जो उनका इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। Adolescents always prefer the company of friends and follow their good or bad habits instead of following advice of parents and teacher। और किशोर हमेशा दोस्तों की संगति ज्यादा पसंद करते हैं अपने दोस्तों के साथ। अब गर्ल्स है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो बॉयज है उनको अपने फ्रेंड्स के साथ, गर्ल्स बॉयज फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद आता है। उनकी संगति करना उनको अच्छा लगता है, अपने दोस्तों की संगति करना पसंद करते हैं। और जो उनके पेरेंट्स है और जो टीचर है, जो शिक्षक है, उनकी सलाह मानने के बजाय उनकी अच्छी या फिर बुरी आदतों का पालन करते हैं। इस अवस्था में यानी एडोलेसेंस जो अवस्था है उसमें हमेशा दोस्तों की संगति करना पसंद करते हैं, उसके साथ रहना, और जो पेरेंट्स और शिक्षक है उसकी सलाह मानना चाहिए तो उसकी सलाह नहीं मानते हैं, और उसके बजाय क्या करते हैं, उनकी जो अच्छी या फिर बुरी आदतें हैं जो अपने फ्रेंड्स की, उनका वो पालन करते हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हैं। चिल्ड्रन इन देयर अर्ली एज ट्राई अपॉन टोबैको, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ड्रग्स एक्सेट्रा। और कम उम्र में चिल्ड्रन इन देयर अर्ली एज यानी बच्चे हैं वो कम उम्र में क्या करते हैं, अपने साथियों के दबाव में अपनी जो जीवन शैली है उसको बिगाड़ देते हैं, और बड़ों की नकल के कारण क्या करते हैं वो टोबैको, सिगरेट है और गुटखा है और अल्कोहलिक ड्रिंक यानी शराब है और ड्रग्स आदि का, ये सारी चीजें उनका सेवन करते हैं। उसको अपने पेरेंट्स, अपने टीचर की, शिक्षक उनकी सलाह मानने के बजाय सारी चीजों के साथ उनके जो दोस्त है वो जो करते हैं उनके हिसाब से ही वो उनकी संगति हो जाती है। इन सारी जो गलत आदतें हैं उसमें लग जाते हैं। यही एज होता है जब आपको सुधरने का, लेकिन इसी में बिगड़ते जाते हैं बच्चे। देन ड्यू टू आइदर peer group pressure or symbol
जो पीयर ग्रुप होते हैं, जो अपने फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके दबाव में करते हैं। और सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग और एज इन इमिटेशंस ऑफ एल्डर्स। ये उम्र बहुत कम होती है जब वो क्या करते हैं, जो अपने से जो बड़े व्यक्ति हैं, एल्डर्स हैं, उनकी नकल करते हैं कि वो तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा और शराब और ड्रग्स है, इन सारी चीज़ों का उनको देख कर नकल करते हैं और उनका वो लोग भी सेवन करते हैं। Then, however, it may lead to addiction to such deadly substances. और हालांकि इससे ऐसे घातक पदार्थों की लत लग सकती है। Temporarily intoxicating drugs of plant origin and some chemicals may permanently damage the human nervous system, muscle system, heart, एक्सेट्रा। और पौधों से जो होने वाली अस्थायी रूप से जो नशीली दवाएं हैं और कुछ जो केमिकल यानी रसायन है, वो मानव की क्या करते हैं, जो डैमेज करते हैं किसको, नर्वस सिस्टम और मसल सिस्टम को, यानी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशी जो तंत्र है और हृदय को स्थायी रूप से वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। देन ये सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको बताया गया है कि जो सोशल जो हेल्थ है उसके इफेक्ट बताया गया है। तो हमने फर्स्ट देखा मेंटल स्टेट, देन सेकंड है एडिक्शन जो है लत के बारे में। तो लत को कंट्रोल करना है और बिल्कुल छोड़ देना है। देन नेक्स्ट है अर्लियर वी हैव स्टडीड द carcinogenic effect of tobacco containing substances on मन and lung, आपके माउथ और लंग्स में। लंग्स यानी फेफड़ों में। वह जो कार्सिनोजेनिक मतलब होता है कैंसर से संबंधित जो रोग है। कार्सिनोजेनिक मतलब होता है कैंसर से रिलेटेड, कैंसर से संबंधित जो क्या करते हैं, टोबैको है कंटेनिंग सब्सटेंस ऑन माउथ एंड लंग्स। और हमने पहले और मुंह जो आपके फेफड़े हैं, आपके माउथ और लंग्स है, उस पर तंबाकू युक्त जो पदार्थ है वो कैंसरकारी प्रभाव का उसमें स्टडी करते हैं। तो ये जो कैंसर के लिए जो आपका तंबाकू है, टोबैको है, वो बहुत ही आपके माउथ और लंग्स में बहुत ही बुरा इफेक्ट करता है, बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। ये हो गया हमारा मेंटल स्ट्रेस एंड हेल्थ। एडिक्शन यानी लत के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्रॉनिक डिसीजेस। क्रॉनिक डिजीज मतलब पुराने रोगों, पुराने जो रोग है, डिसीज है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इग्नोरेंस टुवर्ड्स द पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिसीजेस लाइक एड्स, टीबी, लेप्रेसी एंड mental health disorders and old persons leads to increase in old age homes and this may cause harm to social health. Chronic disease क्या होती है, जो पुराने रोग है जैसे कि एड्स है, टीबी है, लेप्रेसी है, मतलब लेप्रेसी मतलब कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं। ना मेंटल हेल्थ यानी मानसिक जो बीमारी है, मानसिक विकार स्थिति है वो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, दीर्घकालिक बीमारियों से जो पीड़ित लोग हैं और जैसे कि वृद्ध लोग हैं, यहाँ पे दिया गया आपके टेक्स्ट बुक में, जो बुजुर्ग है, वृद्ध व्यक्ति है, उनके प्रति अज्ञानता के कारण जो क्या करते हैं, वृद्धाश्रम है। ये सारी बीमारियों के कारण जो बहुत ही बुजुर्ग है, वृद्ध हो चुके हैं, उनकी क्या करते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति यहाँ पे देखते हैं, उनके प्रति उन सारी चीज़ों की अज्ञानता के कारण उनको वृद्धाश्रम में जाने वालों की संख्या में बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, जिससे जो सामाजिक स्वास्थ्य है उसको नुकसान हो सकती है, नुकसान पहुंच सकती है। तो क्या हो रहे हैं, जो वृद्ध है उनको क्या चीज़ हो रही है, एड्स, टीबी, लेप्रेसी, इन सारी, और जो मेंटल हेल्थ है, इनकी वजह से जो वृद्ध है उनको वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनकी जो
सोशल हेल्थ है उसमें बहुत नुकसान होता है। और यहाँ पे जो एक घटना दी गई है, एन इंसिडेंट्स यानी एक घटना दी गई है, क्या वो सही है? अब देखिए, यहाँ पे एक बुजुर्ग है, जैसे क्या कर रहे हैं, उसको ऐसा उंगली दिखा के घर से निकलने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर ये क्रोनिक डिसीजेस के कारण जो आपके जो सोशल हेल्थ है उसमें असर डालता है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कैन यू टेल। देन have you ever seen the persons inebriated with drugs or liquor loitering on dirty places? और क्या आपने कभी क्या करे, इनेब्रेटेड मतलब होता है नशे में धुत या फिर शराब में धुत जो लोग हैं वो, एंड ड्रग्स और लिकर लॉटरिंग। लिकर लॉटरिंग मतलब होता है, लिकर मतलब होता है शराब, और लॉटरिंग मतलब होता है आवारागर्दी करना। ऑन डर्टी प्लेसेस, क्या आपने कभी शराब या फिर ड्रग्स या फिर नशे में धुत लोगों को गंदी जगहों पर घूमते देखा है? या फिर और बोल सकते हैं आवारागर्दी मतलब बहुत ही गंदे तरीके से बोलते हुए या फिर घूमते हुए देखा है? वेदर सच अ पिटीफुल कंडीशन ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग इज एक्सेप्टेबल। और क्या सबसे बुद्धिमान इंसान की ऐसी दयनीय स्थिति स्वीकार्य है? देन यू मस्ट हैव रीड एंड न्यूज अबाउट मेनी डेथ्स ड्यू टू पॉइजनस लिकर, व्हाई डज इट हैपन? और कैसा आपने जहरीली शराब से कई मौतों की खबरें पढ़ी होंगी। जो पॉइजनस लिकर है मतलब लिकर मतलब होता है शराब, जो पॉइजनस है मतलब जहरीली जो शराब है उनसे कई मौत की खबरें आपने पढ़ी होंगी। इट हैपन, क्या हुआ? लिकर इज प्रोड्यूस फ्रॉम अल्कोहल ऑब्टेन थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस। शराब का जो निर्माण है, शराब का जो फॉर्मेशन है वो पदार्थ है उसके किण्वन से प्राप्त अल्कोहल से होता है। हाउएवर इफ दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन अ wrong way, poisonous liquor is produced and proves fatal for many at a time। और जो शराब है क्या होती है, और जो शराब है वो अगर गलत तरीके से उस प्रक्रिया को किया जाए तो वह जहरीली शराब भी बनती है। और क्या होता है, अगर वो जो शराब है उसकी प्रक्रिया को उसके जो जैसा बनता है, जैसा निर्माण होता है वो किण्वन से प्राप्त अल्कोहल से होता है। और इसको अगर गलत तरीके से गलत प्रक्रिया से किया जाए तो फिर क्या होता है, वो एक जहरीली शराब में तब्दील हो जाती है, फिर बनती है और एक समय में कई लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। एफिशिएंसी of nervous system, especially brain and liver, as well as lifespan of person decreases due to alcoholism। और शराब की जो लत के कारण जो तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम है, स्पेशली ब्रेन विशेष रूप से जो मस्तिष्क है, और यकृत यानी लीवर को बोलते हैं यकृत, वो उसकी जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है और व्यक्ति की आयु भी कम हो जाती है। देन ब्रेन डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस इन hindered due to alcoholism and thereby ability of memorization and learning becomes slow. Addictive person cannot think rationally। और जो शराब है उसके कारण क्या होती है, उसके लिवर भी और स्पेशली ब्रेन को वो इफेक्ट करता है जो जहरीली शराब है उसको पीने से। और जो मस्तिष्क है उसको भी बहुत ही, जो आपके ब्रेन उसको सबसे ज़्यादा करता है, और उसके साथ साथ जो लीवर है उसकी कार्य क्षमता है जिस तरीके से कार्य करना चाहिए उस तरीके से नहीं करती, बहुत कम हो जाती है। और इस तरीके से जो व्यक्ति की जो एज है
उसकी आयु भी कम हो जाती है। जो शराब है उसके लत के कारण जो किशोरी अवस्था में, जैसे कि एडोलेसेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो किशोर है उसके मस्तिष्क का उसके मस्तिष्क जो विकास है तो उसको बाधित करता है, ज़्यादा बढ़ते नहीं, और इस प्रकार याद रखने और उसकी जो मेमोरी होती है और जो लर्निंग करने की जो क्षमता होती है वो धीमी गति हो जाती है। एकदम तेज होना चाहिए। एडोलेसेंस जो स्टेज में अवस्था में तो बहुत कम हो जाती है उसकी मेमोरी, और जो सीखने की जो क्षमता है वो बहुत धीमी गति हो जाती है, धीमी हो जाती है। अडक्टिव पर्सन कैन नॉट थिंक रैशनली, और नशे की लत के कारण व्यक्ति है जो तर्क संगत रूप से सोच नहीं पाता, मतलब वो तर्क लगा नहीं पाता कि क्या सही गलत है। वो एक बार नशा मिल गया तो उसी में धुत हो जाता है। Due to this, the person has to face the social, mental and familial illness along with physical illness, और इसके कारण जो व्यक्ति को शारीरिक बीमारी के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और फैमिली मतलब पारिवारिक बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। तो ये देखा हमने कैनिटेल, धन क्रोनिक डिसीज देखा, मेंटल स्ट्रेस, एडिक्शंस यानी लत के बारे में देखा, जो आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कम्युनिकेशंस, मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। संचार मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया मतलब संचार मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग, मतलब बहुत ज्यादा उपयोग। यहाँ पे देखेंगे कम्युनिकेशन मीडिया, उसके बारे में। टू कैरिकेचर्स प्रेजेंटिंग द सिचुएशंस ऑफ द ईयर 1998 and 2017 about playing on playground are given below. Observe those caricatures. Express your opinion about arising of such different situation. यहाँ पे आपको दो डिफरेंट सिचुएशंस मतलब दो अलग अलग सिचुएशंस के जो चित्र है वो आपको दिए गए हैं। कैरिकेचर्स मतलब होता है हास्य चित्र। जो वर्ष है 1998 और 2017, इन दोनों के बीच में आपको अंतर दिया गया है। तो क्या है वो देखते हैं इस अंतर में। अबाउट प्लेइंग ऑन प्लेग्राउंड, यानी खेल के मैदान पर खेलने के दौरान जो उत्पन्न होती है वो स्थिति को दर्शाने वाले दो इसमें चित्र दिए गए हैं, और इस जो चित्र है इसको आपको ध्यान से देखना है और ऐसी विभिन्न स्थितियों के बारे में जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको आपको व्यक्त करना है। तो हमने फर्स्ट क्या देखा, ये क्या है 1998 की है और ये 2017 के है। देन एंड नाउ, तो जो पहले जो मदर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंफर्ट स्टडी, जो खेलते बच्चे थे तो उनको स्टडी करने के लिए आओ बोलते थे। लेकिन अब के जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, तुम घर में ही रहते हो, मोबाइल फोन का यूज करते हो, तुम घर में मत रहो, जाओ बाहर खेलने के लिए जाओ, गो टू प्ले, खेलने के लिए जाओ बोलते। तो इस तरीके से हमने देखा। नेक्स्ट है नाउ अ डेज एक्सेसिव unnecessary and irrational use to modern technology and communication media is becoming a sensitive issue through the viewpoint of social health. आजकल जो आधुनिक तकनीक है और संचार माध्यम है, कम्युनिकेशन मीडिया यानी संचार माध्यम है, उनका अत्यधिक और अनावश्यक जो तर्कहीन उपयोग है वो सामाजिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक संवेदनशील एक मुद्दा बनता जा रहा है। कौन सा, जो आपका आधुनिक तकनीक है, संचार माध्यम के जो अधिक उपयोग है, अनावश्यक जो तर्कहीन उपयोग है, वो सारी चीजें सोशल हेल्थ के लिए, उसके लिए बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही एक बहुत बड़ी मतलब सेंसिटिव इश्यू है, बन चुका है। Persons spending the time with cell phones for several hours are usually unaware. और लोग क्या करते हैं, कई घंटों तक क्या करते हैं, मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। Persons spending of time with cell phones for several hours, जो लोग हैं वो कई घंटों तक फोन के साथ
मोबाइल फ़ोन के साथ समय बिताने वाले लोग आमतौर पर क्या होते हैं, आसपास के बारे में अनजान होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी जो व्यक्ति है वो सेल फोन के साथ अगर उसको इस्तेमाल कर रहा है, बहुत घंटों घंटों उसको बिता रहा है, तो अपने जो आसपास के लोग हैं उसको ही वो नहीं पहचानते हैं, उसके बारे में भी जानते नहीं, अनजान होते हैं। दिस इज आल्सो अ सॉर्ट एडिक्शन एंड लीडिंग टू एंडेंजरिंग ऑफ द सोशल हेल्थ। और यह भी एक तरह की लत है, एडिक्शन है और सामाजिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली है। ये सारी चीज़ें हैं जो सेल फोन से है, वो भी एक तरह की लत है, मोबाइल पे घंटों बिताना, तो वो भी जो सोशल हेल्थ है, सामाजिक जो स्वास्थ्य है उस पर असर डालती है। वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम लाइक टायर्डनेस, हेडेक, वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम है क्या है, लाइक टायर्डनेस, हेडेक, इंसोम्निया है, देन फॉरगेटफुलनेस। जो वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम है जैसे कि है टायर्डनेस है, थकान है, हेडेक यानी सरदर्द, इंसोम्निया यानी अनिद्रा, फॉरगेटफुलनेस यानी भूलने की बीमारी, टिनिटाइनस से हम टिनाइटस या फिर टिनिटस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो कानों में आवाज़ आती है। टिनाइटस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कान में बजना या फिर कान में आवाज़ आना। और कानों में तो आवाज़ सबकी आती है, लेकिन यह ऐसी जो ये है फिजिकल प्रॉब्लम है, यह एक क्या है, चिकित्सा शब्द है जो तब प्रयोग होता है जब कोई व्यक्ति है जो फिर ऐसी आवाज़ें सुनता है जो वास्तव में है ही नहीं। यानी हम ऐसे कुछ आवाज़ सुन रहे हैं जो जैसे कि बाहर में किसी की हंसने की या फिर रोने की या फिर कुछ बजने की आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं बज रहा है, न कोई रो रहा है, ना कोई हंस रहा है, इन सारी चीज़ों का हो ही नहीं रहा है, तो फिर उसका भी आवाज़ हम सुन रहे हैं, इसको कहेंगे हम टिनाइटस। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल प्रॉब्लम है। एंड जॉइंट पेन्स मतलब जोड़ों में दर्द, एंड प्रॉब्लम्स एंड इन विजन में अराइज ड्यू टू रेडिएशन ऑफ सेल फोन्स। और क्या है, जोड़ों में दर्द है, जॉइंट पेन्स मतलब जोड़ों में दर्द, घुटनों में, बॉडी के जितने भी जोड़ है उसमें दर्द, देन दृष्टि संबंधी जो समस्याएं हैं और कई सारी समस्याएं हो सकती है अराइज ड्यू टू रेडिएशन ऑफ सेल फोन्स। ये सारी चीजें हमने देखा जो सेल फोन के कारण क्या होती है, सेल फोन के रेडिएशन से कारण ही ये सारी चीजें होती है। फिजिकल प्रॉब्लम है, थकान है, हेडेक है, सिर दर्द है, इंसोम्निया मतलब अनिद्रा है, और देन फॉरगेटनेस भूलने की बीमारी है, टिनाइटस मतलब ऐसी आवाज़ें जो वास्तव में है ही नहीं, रियलिटी में है ही नहीं, उन आवाज़ों को सुनना, जॉइंट पेन्स, ये सारी प्रॉब्लम है वो सेल फोन के रेडिएशन के कारण इन सारी जो समस्याएं उनको हो सकती है। Then more serious fact in those radiations penetrate the bones of children more effectively than the bones of adults। और इससे भी गंभीर तथ्य यह है कि जो रेडिएशन है, सेल फोन्स के रेडिएशन है, वो वयस्कों की यानी एडल्ट्स है उनकी हड्डियों की तुलना में बच्चों की हड्डियों में अधिक प्रभावी ढंग से प्रवेश करते हैं। जो वयस्क है, एडल्ट्स है, उससे अधिक क्या करते हैं, बच्चों की हड्डियों में अधिक वो प्रभाव डालते हैं, बहुत इफेक्ट करते हैं उनकी बोन्स में। एंड पर्सन्स कंटिन्यूअसली यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट बिकम सॉलिटरी। और जो व्यक्ति है, जो पर्सन्स है, वो क्या करते हैं, लगातार कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करने वाले व्यक्ति एकाकी हो जाते हैं, मतलब उसमें बिजी हो जाते हैं, लगातार उसमें करते हैं, यूज करते हैं। देन द कैन नॉट स्टेब्लिश हार्मोनियस रिलेशंस with relatives and other member of the
सोसाइटी। और क्या होते हैं कि ये जो रिलेटिव्स है और समाज के जो अन्य लोग हैं, सदस्य है, मेंबर्स है, उनके साथ सामंजस्य संबंध स्थापित नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे सेल फोन्स, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों में, कंप्यूटर में व्यस्त हो जाते हैं। देन हम आगे पढ़ते हैं। हैबिचुअली दे बिकम सेल्फ centered, less sensitive towards other. Chronic effect of such tendency is that they are not ready to help other in need, and hence they also do not get in need. और क्या करते हैं? वे दूसरों के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं, मतलब सेल्फनेस हो जाते हैं, self-centered, and thereby they may develop problems like autism and selfishness. क्या होते हैं? वे दूसरों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। उनकी जो आदत है वो आत्म केंद्रित, खुद के प्रति सेंटर्ड रहते हैं, मतलब आत्म केंद्रित हो जाते हैं। और इस तरह उनमें जो आत्म केंद्रित है वह और एक क्या हो जाते हैं? सेल्फिशनेस हो जाते हैं, मतलब स्वार्थ जैसी समस्याएं उस पर विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है, और वे दूसरों के प्रति बहुत ही कम, ज़्यादा उनकी तरफ देखते नहीं है, लेस सेंसिटिव हो जाते पर्सन हो जाते हैं। देन क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सच टेंडेंसी दैट दे आर नॉट रेडी टू हेल्प अदर्स। और यहाँ तक कि वे ऐसी प्रवृत्ति या फिर दीर्घकालिक का प्रभाव यह होता है कि वे ज़रूरत पड़ने पर वे दूसरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एंड हैंस दे आल्सो डू नॉट गेट इट इन नीड, और इसलिए ज़रूरत पड़ने पर भी उन्हें मदद नहीं मिल पाती। जब वे दूसरों की मदद नहीं करते तो फिर उनको भी, जब उनको ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, उनको उस चीज़ की नीड होती है, तब उनकी भी कोई हेल्प नहीं कर पाते, उनको मदद नहीं मिल पाती। देन नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन हु वॉच द कार्टून फिल्म्स। चलिए बच्चे, हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। चिल्ड्रन हु वॉच द कार्टून फिल्म्स में इमिटेट द कैरेक्टर ऑफ द फिल्म्स। कार्टून फिल्में देखने वाले बच्चे उस फिल्मों के चरित्रों का नकल कर सकते हैं। जो बच्चे हैं जो कार्टून फिल्म देखते हैं टेलीविज़न, मोबाइल फोन्स या सेल फोन्स, टैबलेट, कंप्यूटर में, तो वो क्या करते हैं? उन्हीं जो चित्र है उसमें चरित्र दिया गया, उसमें कैरेक्टर दिया गया, उनका वो नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। जो कार्टून फिल्में देखते हैं बच्चे, वो जो फिल्में देखने वाले बच्चे हैं, जो नहीं देखते उनके लिए नहीं, जो देखने वाले बच्चे हैं वो उन फिल्म के, उन मूवी के किरदारों का नकल कर सकते हैं। टेंडेंसी एंड बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन हु प्ले द गेम्स लाइक virtual war and car races, especially deliberately brought about virtual accidents in games, gradually become negative. और जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? टेंडेंसी एंड बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन हु प्ले द गेम्स लाइक, क्या है? जो बच्चे हैं जो आभासी युद्ध या फिर कार रेस का जो गेम खेलते हैं, उनके लिए खासकर जो जानबूझकर खेलों में वो जो उसमें इंसिडेंट रहते हैं, उसमें ऐसी घटनाएं दिखाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, वो सारी घटनाएं उसमें दिखाई जाती है। और जैसे खेल खेलने वाले जो बच्चे हैं उसकी प्रवृत्ति और उसका व्यवहार है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? निगेटिव में बदलते जाती है। जैसे कि उसमें कार घटना हो रही है तो उनकी जो माइंड सेट है वो निगेटिव की ओर ले जाती है उनको। जैसे कि कार का एक्सीडेंट हो गया तो वो उसमें सोच में पड़ जाता है, फिर वही वो सोचते सोचते वो बहुत ही निगेटिव सोचने लग जाता है। इस तरह उनकी जो मेंटल है, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो निगेटिव में बदल जाती है। सम गेम्स अवेलेबल ऑन सेल फोन्स एंड कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली time consuming and also cause economic losses to lose concentrations on some essential subject and may also prove fatal.
और क्या करते हैं, जो सेल फोन है और कंप्यूटर पर ऐसे जो गेम है वो कुछ उपलब्ध जो गेम है बहुत ज़्यादा समय लेने वाले होते हैं और आर्थिक रूप से वो नुकसान भी पहुंचाते हैं, इकोनॉमिक रूप से वो लॉस करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ ज़रूरी विषय पर ध्यान भटकाते हैं और वो क्या हो सकते हैं, वो अपने लिए क्या हो सकते हैं, बहुत ही जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। सब्जेक्ट एंड में आल्सो प्रूव फैटल। जो क्या है, सेल फोन है, कंप्यूटर है जिसमें गेम्स होते हैं, वो बच्चों के लिए निगेटिव थॉट्स लाते हैं और उनकी वजह से उनके मन में निगेटिव थॉट्स आएगा तो उनके लिए बहुत ही इकोनॉमिक तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत ज़रूरी विषय पर जो उसमें दिखाया गया था उस पर उसका ध्यान भी भटकाते हैं और उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है और ऐसा हमने सुनने में आया है। देन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं बाय यूजिंग सेल फोन वाइल ईटिंग। जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये खाने के लिए बैठे लेकिन अपने हाथ में सेल फोन पकड़ा है और खाना हाथ में ही रखा है और वो सेल फोन से क्या देख रहा है, वीडियो गेम्स और अलग अलग तरह के जो गेम्स होते हैं जिसमें एक्सीडेंट होते हैं तो उसके जो माइंड है उसमें बहुत ही निगेटिव थॉट्स उत्पन्न करते हैं और उनके लिए बहुत ही घातक हो सकते हैं, यहाँ तक कि उनके लिए जानलेवा बीमारी उनके लिए बन सकती है, घातक हो सकती है। देन आगे बढ़ते हैं, along with some useful purpose, use information available on internet is used for viewing some क्या होता है, some inappropriate videos too. However, there is a governmental regulation over such media. Website, movies and cartoon films inappropriate for children are banned by the government. और जो इंटरनेट पर जो उपलब्ध जो उस पर अवेलेबल जो विशाल जानकारी का उपयोग कुछ उपयोगी उद्देश्य के साथ साथ अनुचित वीडियो देखने के लिए भी किया जाता है। हम देखते हैं जो इंटरनेट है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं आप अभी लाइव क्लास में हैं हमारे साथ, तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी, जो आपके पढ़ने के लिए भी जानकारी बहुत ही अच्छी मिल सकती है और इसके साथ साथ अगर इसका आप गलत यूज़ करते हैं, गलत उपयोग करते हैं, यदि आप वीडियो गेम्स और अलग अलग तरह की रील्स और ये सारी चीज़ों में मन लगाते हैं तो आपका जो लाइफ का है वो क्या है, वो गलत चीज़ों के लिए किया जा रहा है। और यदि आप इस समय पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ों के लिए भी यहाँ पे बताया कि अच्छी चीज़ों के लिए भी बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए भी उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ इसका जो सेल फोन्स है, कंप्यूटर्स है, उनका उपयोग गलत चीज़ों के लिए भी, यानी अनुचित जो वीडियो है उनके लिए देखने के लिए भी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सही वीडियो देखना है। अगर आप अभी रील्स देख रहे हैं तो रील को बंद कीजिए और अपने पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि यही आगे आपके काम आने वाली है। और जो आपके वीडियो गेम्स है उनमें और रील्स है, इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं वीडियो गेम्स में। तो वीडियो गेम्स आपको नहीं देखना है जो आपके लिए घातक हो सकती है। ऐसे भी कुछ चीज़ें नहीं देखने, सिर्फ अपने पढ़ाई पर आपको ध्यान देना है। देन however there is a governmental regulation over such media, so website, movies and cartoon films appropriate for children are banned by the government। और ये जो हालांकि जो मीडिया है उस पर सरकार है, उसका नियंत्रण है, मतलब सरकारी नियंत्रण है, उस पर कंट्रोल है। और बच्चों के लिए अनुपयुक्त जो वेबसाइट है और जो मूवीज है यानी फिल्में और कार्टून फिल्में जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित की जाती है, यानी उसको बैन किया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। देन नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में क्या दिखाया गया है, सेल्फी ऑन रोड। क्या आप भी सेल्फी लेते हैं रोड पे? तो आज से ही, अभी से ही बंद कर दीजिए। रोड पे सेल्फी नहीं लेना है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो आपके लिए है, Why is there increase in news of death by drowning in ocean?
falling in deep valleys or under drains during catching the cell phone selfie। समुद्र में डूबने और गहरी वैली है, घाटियों में गिरने या फिर मोबाइल फोन से सेल्फी लेते समय ट्रेन के नीचे आने से मौत की खबरों में वृद्धि क्यों हो रही है। तो इसके बारे में, सेल्फी लेते हैं बीच सड़क में तो क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कि जो कार आ रही है और यहाँ पे एक लड़का है, बॉयज है, वो क्या कर रहा है, सेल्फी ले रहा है। तो वो पीछे नहीं देख रहा है, सिर्फ सेल्फी में अपने मगन है। ये भी एक एडिक्शन है, लत है। तो ये क्या कर रहा है, जो बाहर क्या के वैली, एक घाटी है, जो सड़क है, तो वहां से उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। तो इस मौत की खबरों में वृद्धि क्यों आ रही है? तो आपको समझना है कि जो एडिक्शन है, किसका एडिक्शन, सिर्फ एडिक्शन मतलब सिर्फ नशे की एडिक्शन नहीं होती, शराब, सिगरेट, टोबैको, इन सब से तो दूर रहना है। लेकिन जो मोबाइल फोन्स है, जो आपका सेल फोन्स है, वही मौत का कारण बन रही है। तो ये भी एक एडिक्शन है, मोबाइल फोन्स। देन there is increasing competitions to upload the videos of road accidents instead of helping the victims। what is the mentality of such people। और सड़क दुर्घटना है, उनमें पीड़ितों की मदद करने के लिए उनके बजाय उनका वीडियो अपलोड करने की होड़ बढ़ रही है। और ऐसे लोगों की मानसिकता क्या है, यदि ये जो क्या कर रहा है, ये तो सेल्फी ले रहा है, खुद सेल्फिश होके स्वार्थ बन के वो अपना सेल्फी ले रहा है। लेकिन यदि ये मर जाए, यहाँ पे इसके एक्सीडेंट हो जाए, तो इन्हीं लोग क्या करेंगे, जो दर्शक है, जो उनके हेल्प करने वाले लोग होते हैं, तो उनकी मदद करने के बजाय उनकी सेल्फी लेते हैं और इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो इन लोगों की मानसिकता क्या है, इनको क्या बता सकते हैं, इनकी मानसिकता क्या हो सकती है। उनकी मेंटेलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो भी मेंटेलिटी बिगड़ रही है। क्यों? क्योंकि सेल फोन की वजह से। पहले उनको पोस्ट करना जरूरी है, न कि उसको, व्यक्ति को जो मर रहा है उसको बचाना जरूरी नहीं। देन थर्ड पॉइंट है, व्हाई आर द वीडियो क्लिप्स ऑफ पेरेंट्स थ्रेटनिंग और हिटिंग द चिल्ड्रन नॉट स्टडिंग एज per their wish or domestic helpers। beating the children are very common on social media nowadays। और आजकल सोशल मीडिया पर बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार पढ़ाई न करने पर उनके माता पिता धमकाने या फिर मारने, या फिर घरेलू जो सहायक है उनके द्वारा बच्चों की पिटाई करने, या फिर वीडियो क्लिप बहुत आम क्यों है। जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में मन नहीं लगाते, वो क्या करते हैं, अपने मोबाइल फोन्स में, अपने इंस्टाग्राम में, इन सब में चीज़ों में बिजी रहते। तो फिर क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स है जो जॉब करते हैं, जो कमाते हैं अपने बच्चों के लिए ताकि उसको अच्छी स्टडी, उसकी अच्छी पढ़ाई हो सके, लेकिन वो नहीं करते। इसके माता पिता उसको धमकाने मारने में भी लग जाते हैं, और उनके धमकाने मारने पर भी नहीं समझते। तो फिर जो घरेलू जो सहायक है उनके द्वारा बच्चों की पिटाई के लिए उनकी वीडियो क्लिप है वो बहुत आम क्यों है, ये आपको पूछा है। देन है ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व द अबव इमेज इज इट रेशनल व्हाई। उपरोक्त जो चित्र है उसको ध्यान से देखिए, क्या यह तर्क संगत है, क्यों है। तो ये क्या आपका कारण है, क्या आप इसके ये एडिक्शन में है, इसके लत में है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बढ़ते हैं, पर्सन इंडल्जिंग इन सच डिस्ट्रक्टिव एंड unnatural activities is usually under stress and such activity are bursting of stress। ऐसी विनाशकारी और अप्राकृतिक, अननेचुरली मतलब होता है अप्राकृतिक, डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी, और एक्टिविटी यानी गतिविधियां, ऐसी विनाशकारी और अप्राकृतिक अननेचुरल एक्टिविटीज है, गतिविधियां हैं, उसमें लिप्त व्यक्ति आमतौर पर स्ट्रेस में रहता है। कैसे रहता है, तनाव में रहता है। जो विनाशकारी और अप्राकृतिक जो गतिविधियों में, एक्टिविटी में लिप्त व्यक्ति है वो आमतौर पर कैसे रहते हैं, यूजुअली अंडर स्ट्रेस, मतलब तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। और ऐसी जो तनाव है, गतिविधियां है, उसका परिणाम, ऐसी गतिविधियां
तनाव का ही परिणाम होती है। जो स्ट्रेस पे रहते हैं और उनका जो स्ट्रेस है और उसका परिणाम कैसा रहता है, तनाव का ही ये परिणाम रहता है, विनाशकारी जो होता है वो। देन मेडिकल साइंस हैज डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज एज मेंटल इलनेस। चिकित्सा विज्ञान ने ऐसी जो एक्टिविटीज को मानसिक रोग घोषित किया है। कैसे एक्टिविटी है? ऐसी एक्टिविटी जो अननेचुरल एक्टिविटी है और उसमें लिप्त है वो व्यक्ति आमतौर पर क्या रहता है, स्ट्रेस में रहता है। और जो स्ट्रेस है और ऐसी जो एक्टिविटी है वो स्ट्रेस का ही, तनाव का ही परिणाम होती है। और जो मेडिकल साइंस है, चिकित्सा विज्ञान है, उसने ऐसी गतिविधियों को क्या किया है, मेंटल इलनेस बताया है, मानसिक रोग घोषित किया है, डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक में बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। pedestrian and making a video clip of the accident scene। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो पैदल जो यात्री है, पेडेस्ट्रियंस यानी पैदल जो यात्री है, वो वीडियो क्लिप बना रहे हैं। क्या आप भी ऐसा वीडियो क्लिप बनाते हैं दुर्घटना स्थल में? ये क्या कर रहा था, यहाँ पे देखा हमने सेल्फी ले रहा था तो वो मर गया, दुर्घटना में मर गया क्योंकि उसने अपने उस पर मेंटल, उसका जो स्ट्रेस था वो क्या हो गया, वो सिर्फ मोबाइल की तरफ ध्यान था, उसको एडिक्शन लग गया था, एडिक्शन मोबाइल की। तो फिर उसने देखा नहीं तो उसका हो गया एक्सीडेंट्स। और जो पैदल यात्री है वो भी उसको उठाने के बजाय उसका वीडियो क्लिप बना रहे, उसको वीडियो क्लिप बनाना जरूरी है, ऐसा उनका कहना है। Then person indulging in selfie is not aware about the world around and the risks। और सेल्फी लेने वाले व्यक्ति को आसपास की दुनिया या फिर उससे क्या होती है, जो होने वाले जो रिस्क है यानी खतरों के बारे में पता नहीं होता है। जो सेल्फी ले रहा है तो उस व्यक्ति को ये मालूम ही नहीं होता कि उसके पास कुछ दुर्घटना हो सकती है, उसके आसपास की जो वर्ल्ड है, दुनिया है, अगर उससे होने वाले जो खतरे हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता रहता। वो सिर्फ अपनी सेल्फी में एडिक्शन रहता है, सेल्फी में लत रहती है, उसे सिर्फ सेल्फी लेना ये उसका मकसद रहता है, उसको आसपास की दुनिया दिखाई नहीं देती। Persons indulging in domestic violence, sending messages to others before committing suicide, or those who send the video clips of suicidal act are mentally ill, and they do so to win the sympathy। लोग क्या करते हैं, इसे सेल्फी साइड करते हैं। ऐसे जो मौत हो गई, सेल्फी लेते हुए मौत हो गई, इसे क्या कहते हैं, सेल्फी साइड कहते हैं। जिसको खुद क्या कर रहा है, रोड पे सेल्फी ले रहा है, कहीं भी सेल्फी ले रहा है, लेकिन उसको आसपास की दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो उसे उस वक्त उसकी मौत हो जाती है, तो उसे कहेंगे सेल्फी साइड कहेंगे। तो सेल्फी साइड पहले के ज़माने में नहीं होता था, 1998 में, अभी हो रहा है जब मोबाइल फोन्स की दुनिया आ गई तभी सेल्फी साइड हो रहा है। और ये जो मौत हुआ उसे कहेंगे सेल्फी साइड। देन पर्सन इंडल्जिंग मतलब होता है लिप्त होना इन डोमेस्टिक वायलेंस, सेंडिंग मैसेज टू अदर बिफोर कमिटिंग सुसाइड, और अदर दोज हु सेंड द वीडियो क्लिप्स। वो क्या करते हैं, घरेलू हिंसा, और जो ऐसा करते हैं क्या करते हैं, जो व्यक्ति तो मर जाता है, जिसका उसने सेल्फी लिया वो तो मर जाता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, सेल्फी साइड कहते हैं। और जो घरेलू हिंसा में लिप्त जो व्यक्ति है वो आत्महत्या करने से पहले यानी सुसाइड करने से पहले दूसरों को यह संदेश भेजने वाले या फिर आत्महत्या करने के बाद जो वीडियो क्लिप भेजते हैं, सेंड करते हैं दूसरे को, भेजने वाले क्या करते हैं, मानसिक रूप से बीमार होते हैं। और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया कि जो घरेलू हिंसा यानी जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस है सब पे होता है और बहुत लोगों पे होता है। घरेलू डोमेस्टिक जो वायलेंस है उस पर लिप्त जो व्यक्ति होता है वो आत्महत्या करने से पहले दूसरों को संदेश भेजने वाले या फिर आत्महत्या करने के बाद वीडियो क्लिप बनाने वाले जो लोग हैं वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं। जो व्यक्ति को पहले आत्महत्या कर रहा होता है
तो वो क्या करता है, अपना खुद का वो बनाएगा, दूसरों को संदेश लिख देता है कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और जो वीडियो क्लिप भेजने वाले लोग हैं वो भी मानसिक रूप से बीमार होते हैं। दोनों के बारे में बताया गया है। देन और क्या करते हैं, इल एंड दे डू सो टू विन द सिंपैथी, और वे सहानुभूति जीतने के लिए ऐसा करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं उनको, ताकि उनको सिंपैथी मिले। हैंस मेक द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया लाइक टेलीविजन, फोन एंड इंटरनेट फॉर एसेंशियल नीड्स एंड entertainment only, but do not go into their clutches by spending hours with those media। इसलिए जो टेलीविज़न, फोन और इंटरनेट जैसे संचार जो माध्यम है उनका रचनात्मक केवल जो आवश्यक है, जो आवश्यकताओं के लिए मनोरंजन का ही उपयोग करें, जो आपको लिए जितना ज़रूरी हो, मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं, सिर्फ जितना आपको ज़रूरी है, जो आपके पढ़ाई के लिए या फिर मनोरंजन के लिए, अगर आपको कुछ मूड ऑफ है तो मनोरंजन के लिए। और लेकिन जो उनका उन सारे माध्यम का उपयोग है जैसे कि टेलीविज़न, फोन, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट में, आपका जो इस चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है जिसको आपको फॉलो करना है। इसलिए क्या करना है, जो टेलीविज़न है, फ़ोन है, इंटरनेट है, इन सारे जो कम्युनिकेशन जो मीडिया संचार, यानी जो मीडिया का संचार का माध्यम है, टेलीविज़न, फ़ोन, इंटरनेट, इन सारी चीज़ का उपयोग केवल रचनात्मक उपयोग या फिर सब आपको नीड हो, ज़रूरत हो, और या फिर अपने मनोरंजन के लिए ही करे, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। बट क्या करना है, डू नॉट गो इनटू देयर क्लचेस बाय स्पेंडिंग आवर्स विद दोज मीडिया। लेकिन उन माध्यमों के साथ घंटों समय बिताकर उसके चंगुल में ना फंसे। आप इंटरनेट, मोबाइल में घंटों समय नहीं बताना है। अगर घंटों आप बिताते हैं तो आप उसके चंगुल में फंस सकते हैं। इसलिए बताते हैं कि उसके चंगुल में ना फंसे, उनके घेरे में ना आए। आप सोशल मीडिया से जब आवश्यकता हो मनोरंजन के लिए, जब आपको बहुत ही नीड हो फ़ोन करने के लिए, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए, लेकिन उसके अलावा आप उसमें ना फंसे कि सेल्फी ले, एक दिन सेल्फी ले, हर रोज़ सेल्फी ले, ऐसा बिल्कुल नहीं। कभी कभार ले वो ठीक है, लेकिन हर दिन का काम है तो आप देख सकते हैं उनकी हालत क्या होती है। और उनकी हालत तो ऐसी है, लेकिन बाकी लोग हैं तो पहले आप क्या करते थे, उनकी हेल्प करते थे, उनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते थे और ऐसी मौत नहीं होती थी। तो अब देखने को मिल रहा है कि ऐसी मौत हो रही है, सुसाइड भी कर रहे हैं, तो बता के कर रहे हैं कि मुझको याद मत रखना, ये मत करना। तो उन लोग भी उसके शिकार में है, किसके, मेंटली उन लोग मानसिक उसके रोग के शिकार है। देन नेक्स्ट है इंटरनेट माय फ्रेंड। और जो इंटरनेट है स्टूडेंट्स, ये आपका फ्रेंड भी है। इंटरनेट मेरा दोस्त। कैसे है दोस्त, तो चलिए देखते हैं। दोस्त है, लेकिन कैसे आपको उसका यूज़ करना चाहिए इसमें बताया गया है। साइबर क्राइम, तो फर्स्ट हम देंगे साइबर क्राइम्स, मतलब साइबर अपराध। फर्स्ट पॉइंट है बैंक्स कंटिन्यूअसली spread the message on mobile phones about not to disclose the Aadhaar, PAN, credit card, debit card number and other personal information if demanded by any person। और बैंक लगातार मोबाइल फोन्स पर यह संदेश प्रसारित कर रहे हैं कि किसी भी जो व्यक्ति है उसे अगर कुछ मांगते हैं तो उनके मांगे जाने पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का नंबर है और अन्य जो व्यक्तिगत जो जानकारी है उसको न बताएं, उसको बताना नहीं है। Then do not disclose your PIN to anyone while withdrawing cash from ATM machine or purchasing through card payment। Why such instructions are given। और ATM मशीन से यहाँ पे दिखाया गया है, जो ATM मशीन है, सेकंड में बताया गया, जो ATM आपका मशीन है उससे पैसे निकालते समय या फिर कार्ड से भुगतान करते समय अपना पिन किसी को न बताए और ऐसे निर्दोष
निर्देश है, ऐसे जो जानकारी है वो क्यों दिए गए, इंस्ट्रक्शंस है क्यों दिए गए। कंज्यूमर्स आर डिसीव्ड बाय शोविंग सुपीरियर आइटम्स on website but actually selling the items of either inferior quality or impaired ones। और जो वेबसाइट है, इंटरनेट में फ्रेंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो आपकी वेबसाइट है, हेलो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इसको अच्छे से समझते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी। देन अब आगे हम पढ़ रहे हैं, जो वेबसाइट है उस पर बेहतर जो वस्तुएं दिखाकर जो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता है उसको धोखा दिया जाता है, लेकिन वास्तव में वे तो घटिया गुणवत्ता वाले, जो खराब गुणवत्ता वाले कुछ वस्तुएं बेच रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया जाता है कि आपके लिए बहुत ही बेहतर है, लेकिन वही क्या रहते हैं, बहुत ही खराब चीजें हैं जिसे बहुत बेहतर करके सेलिंग करते दिखाए जाते हैं। बैंक ट्रांजेक्शन्स are done using PIN without the knowledge of consumers। और बैंक लेन देन की उपभोक्ताओं की जो जानकारी, कंज्यूमर की जो जानकारी है, बिना पिन का उपयोग करके किया जा सकता है या फिर किया जाता है। Confidential information about government institutes or companies is obtained from internet with the help of computer program or other ideas and misused। This is called the hacking of information। तो यहाँ पे और बताया गया कि जो सरकार है वो संस्थाएं और जो कंपनी है उसके बारे में गोपनीय जो जानकारी है, जो गुप्त जानकारी है, उसको कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर अन्य जो विचार है उसकी मदद से इंटरनेट से प्राप्त करी जा सकती है और उसका दुरुपयोग किया जा सकता है, और इसी सूचना को हैकिंग कहा जाता है। जब आप किसी को नहीं बताएं और वो गुप्त तरीके से आपकी जानकारी को ले लेते हैं तो उसका और क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, तो उसे हैकिंग कहा जाता है। हैक कर दिया, आपने सुना होगा, मेरे मोबाइल फोन को हैक कर दिया, मेरे इसको हैक कर दिया, ऐसा सुने होंगे, तो उसी को ही हैकिंग किया जाता है। जो बिना पूछे, उनके बिना जानकारी लिए उनको भी क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, उसको हैकिंग कहा जाता है। Nowadays, crime like opening a fake account on Facebook and displaying false information and thereby teasing the girls or exploiting them financially। और क्या करते हैं, आजकल जो फेसबुक आप चलाते हैं तो फेसबुक पर फर्जी अकाउंट खोलकर गलत जानकारी प्रदर्शित कर लड़कियों को छेड़ना, उनको टीजिंग करना। टीजिंग मतलब होता है छेड़छाड़ करना लड़कियों के साथ, ये छेड़छाड़ है, लड़कों के साथ भी होता है। देन जो टीजिंग करते हैं किसने, फेसबुक पर। फेसबुक पर क्या करते हैं, जो फर्जी अकाउंट खोल लेते हैं, बना लेते हैं और उस पर गलत जानकारी प्रदर्शित करते हैं, उस पर दिखाते हैं कि लड़कियों को छेड़ना या फिर उनका आर्थिक शोषण करना, और उनका गलत आर्थिक शोषण करके उनके जैसे अपराध है वो बढ़ रहे हैं। Then misuse are illegal sale of the written literature, software, photos, videos, music, etc. of others by obtaining from internet is called as piracy। और इंटरनेट से प्राप्त जो दूसरों के खिलाफ लिखित जो साहित्य है क्या है, रिटर्न लिटरेचर यानी लिखित रूप में है उनके लिए, और जो सॉफ्टवेयर है और फोटोज है, क्या करते हैं, अब इतने टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसमें किसी की फोटो लेते हैं बिना पूछे, किसी के खींच लेते हैं और लिखित जो उनके पास लिटरेचर रहते हैं, साहित्य रहते हैं, और जो वीडियो रहते हैं और संगीत का सारी चीज का दुरुपयोग या फिर अवैध जो ब्रिकी है उसको पायरेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है, उनको पायरेसी कहा जाता है। वीडियोस, फोटोज और जो अदर्श है, जो चीजें हैं उनका गलत उपयोग करते हैं, अवैध ब्रेकी जो करते हैं, मतलब अवैध रूप से करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं, उसको हम पायरेसी कहते हैं, उसको पायरेसी कहा जाता है। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज आल्सो मिसयूज्ड बाय सेंडिंग derogatory
messages, spreading vulgar and pictures and inflammatory statements। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी अपमानजनक जो संदेश है उसको भेजकर अश्लील जो तस्वीरें हैं, वल्गर पिक्चर्स है, स्प्रेडिंग अश्लील जो तस्वीरें हैं और भड़काऊ जो बयान है उसको फैलाकर दुरुपयोग किया जाता है। जैसे कि इंटरनेट जो मीडिया है उसमें किसी के खिलाफ कुछ गलत बोल दिया तो सारे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसके कमेंट करते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, और जो बेगुनाह होते हुए भी वो भी उसको अपमान का सामना करना पड़ता है। उसको अपमानजनक संदेश उसको भेजकर उसकी जो अश्लील जो तस्वीरें हैं, पिक्चर्स है, और जो भड़का भी देते हैं मीडिया के जरिए, लोगों को भी क्या कर रहे हैं, साइबर क्राइम हो रही इसके जरिए। तो इन सब से बचना है और इन सारी चीज़ों का बयान जो है उसको फैलाकर क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। जो स्टेटमेंट रहता है उसको और फैला देते हैं, स्प्रेडिंग कर देते हैं और उसका दुरुपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं चीटिंग ऑफ कंज्यूमर्स। तो ये क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। कैसे चीटिंग करते हैं, उसको घर पे बैठे बैठे आपके मोबाइल फोन को हैक कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचना है। जो आपको इंटरनेट आपका फ्रेंड भी है, लेकिन इन सारी चीज़ों से बचना भी आपका काम है। नेक्स्ट है electronic media is also misused by sending derogatory message, spreading vulgar pictures and inflammatory statement। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी दुरुपयोग किया जाता है जिसमें अपमानजनक संदेश है। डेरोगेटरी मैसेज मतलब अपमानजनक संदेश, अश्लील तस्वीरें, स्प्रेडिंग वल्गर पिक्चर्स मतलब अश्लील तस्वीरें को फैलाना, देन एंड इन्फ्लामेटरी स्टेटमेंट और भड़काऊ बयान फैलाना, ये सब शामिल है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छी चीज़ें भी होती है तो अच्छी चीज़ें की तरह आपको ध्यान देना है, देन जो आपके जो गलत चीज़ है उनकी ओर नहीं देखना है। द नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया लाइक ईमेल, फेसबुक एंड व्हाट्सएप ऑक्यूर्स वेरी फास्ट। ईमेल, फेसबुक और व्हाट्सएप है, इन सब जो मीडिया है वो जैसे माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जो सूचना है, कुछ मैसेज देना है तो उसमें उसका आदान प्रदान होता है। हाउएवर और पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड फोन नंबर्स आर ऑटोमेटिकली स्प्रेड एंड thereby reaches the unwanted person which leads to malpractice like incoming of unnecessary messages. Some of such messages either impair or shut down the mobiles and computers। और क्या करते हैं, जो ईमेल है, फेसबुक, उससे तो जो सूचना है उसका आदान प्रदान होता है, उसको भेज सकते हैं और मिलता भी है, तो उसे हम कहेंगे आदान प्रदान होता है। वो बहुत तेजी से होता है, वेरी फास्ट मतलब बहुत तेजी से होता है। हालांकि जो हमारे जो व्यक्तिगत जानकारी है फोन नंबर से स्वचालित रूप से फैल जाते हैं। जो अपने व्यक्तिगत जानकारी हम फोन नंबर से बोल देते हैं कि हाँ इसके घर कुछ है तो बता देते हैं कि इधर है, लेकिन जो व्हाट्सएप, फेसबुक है, इससे बहुत जल्दी से आदान प्रदान होता है, बहुत ही फास्ट होता है और इस तरह जो अवांछित जो व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, मतलब जो अनवांटेड जो पर्सन है उन तक भी ये पहुंच जाते हैं, जिससे जो अनावश्यक से क्या होते हैं, संदेशों का आना जाना में गड़बड़ियां हो जाती है। अननेसेसरी मैसेज है उन पर मिल जाती है अनवांटेड पर्सन को। देन सम ऑफ सच मैसेज आइदर इम्पायर और शट डाउन द मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स। और ऐसे कुछ संदेश या तो मोबाइल या फिर कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। देन ऑल द अबव मेंशन्ड इंसिडेंट्स आर एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम। ये सारे जो इंसिडेंट है, सारी जो घटनाएं आपको बताई हूँ मैंने, वो सारे साइबर अपराध के हिस्से है, उसके उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है। तो हमने क्या क्या देखा कि बैंक के रिलेटेड देखा, अपने वेबसाइट से देखा, देन इंटरनेट के माध्यम से, और जो क्या करते हैं, जो स्प्रेडिंग वल्गर जो पिक्चर है उसको भी फैलाते हैं, इंफॉर्मेटरी जो स्टेटमेंट है उसको भी फैलाते हैं, और डेरोगेटरी मैसेज है, जो अपमानजनक जो मैसेज है उसका भी दुरुपयोग करते हैं मीडिया। जो इंटरनेट साइबर हमने जो पढ़ रहे हैं साइबर क्राइम, इनके जरिए ही सारे जो क्राइम होते हैं
और इनसे बहुत तेजी से फैलता है, जहाँ से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मालूम बताने से पहले यहाँ से व्हाट्सअप कर दिया तो दूसरे व्यक्ति तक तुरंत पहुंच जाता है, और वह ऐसे लोगों तक पहुंच जाता है जो अनवांटेड पर्सन है, यानी जिसको जानती भी नहीं, अनवांटेड जो पर्सन है उन तक ये जो गड़बड़ी होती है वहां तक पहुंच जाती है। और ये सारी क्या है, वो इंसिडेंट्स हैं किसके, साइबर क्राइम के घटनाएं हैं। देन कमिटिंग सच क्राइम इज आल्सो अ मेंटल इलनेस, और ऐसे अपराध करना भी एक मानसिक बीमारी है। तो इस तरीके से जो मोबाइल फोन मीडिया से जिससे अच्छी जानकारी लेना चाहिए, हासिल करना चाहिए, उसके द्वारा लोग फर्जी कॉल करते हैं, किसी के बैंक से पैसे लूटते हैं। तो ये सारी चीज़ें को बंद कर देना चाहिए उनको, बल्कि मेहनत करना चाहिए सोशल मीडिया में, और मेहनत करके उसको मुकाम हासिल करना चाहिए, अपनी सफलता को हासिल करना चाहिए। तो ये सारी जो क्राइम होते हैं उनके उदाहरण, तो इससे आपको बच के रहना है स्टूडेंट्स। देन जो ऐसे अपराध है वो क्या है, एक मानसिक बीमारी है, यानी मेंटल इलनेस में आता है, ये मानसिक बीमारी में आता है। जो आपका हम पढ़ रहे हैं सोशल हेल्थ यानी सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में, उसको क्या क्या असर डालता है उसके बारे में। लेटर ऑन द क्रिमिनल आल्सो हैज टू फेस द मेंटल स्ट्रेस, और आगे चलकर जो अपराधी है वो मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। जो लोग रहते हैं उनको तो ही जो मेंटल स्ट्रेस है उसका सामना करना पड़ता है, तो फिर जो क्रिमिनल है उसको भी तो और करना पड़ेगा ना, तो उसको भी सामना करना पड़ता है मेंटल स्ट्रेस का। साइबर क्राइम यूनिट, साइबर क्राइम क्या यूनिट हैज बीन न्यूली लॉन्च्ड इन पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग में हाल ही में साइबर अपराध इकाई शुरू की गई है। जो पुलिस विभाग है उसमें क्या कही गई है, और जो साइबर क्राइम के लोग है इकाई उसको शुरू की गई है, देन लॉन्च की गई है। देन साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स कलेक्ट द डिटेल्स, इन्वेस्टिगेट द साइबर क्राइम एंड thereby find the criminal with the help of इंटरनेट। और जो साइबर अपराध विशेषज्ञ है वो साइबर अपराध की जानकारी को जुटाते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और उसकी जांच करते हैं, फिर इंटरनेट की मदद से उस अपराधी को ढूंढ निकालते हैं, मतलब उसको पकड़ ही लेते हैं। कितना भी अपराध करे लेकिन उसको मिलना जरूरी है। कहीं क्या है, सच्चाई छिपती नहीं तो एक दिन जरूर सामने आती है। देन नेक्स्ट है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। IT Act 2000, this act has been enacted since 17th October 2000 and had been amended in 2008. Person committing the cyber crime has to face the punishment like imprisonment for 3 years, a fine up to 5 lakhs. Maharashtra is at forefront in controlling the cyber crimes and it has been proved to be a first step to start a separate cyber crime unit. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो IT जो एक्ट है, अधिनियम है, तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। जो IT एक्ट है तो 2000 है, उसका यह एक्ट है वो 17 अक्टूबर 2000 से लागू किया गया है, और 2008 में मतलब 2008 में इसे संशोधन किया गया है। और जो साइबर अपराध करने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद और 5 लाख तक के जुर्माने की सजा का सामना करना पड़ता है। क्या फाइन लगता है उसको 5 लाख का। देन साइबर अपराधी को नियंत्रित करने के, इसको कंट्रोल में लाने के लिए महाराष्ट्र सबसे आगे, आपका जो स्टेट है वो सबसे आगे, आपको खुशी होनी चाहिए। देन यह एक अलग साइबर अपराध इकाई शुरू करने वाला एक पहला राज्य साबित हुआ है। और ये जो महाराष्ट्र स्टेट है वो सबसे आगे तो है उसको पकड़ने के लिए, उसको नियंत्रित, उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन यह एक अलग साइबर अपराध है जो इकाई है उसको शुरू करने का पहला राज्य साबित हुआ है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है। तुम देखेंगे तनाव प्रबंधन। हैव यू सीन द लाउडली लाफिंग सिटीजन्स इन मॉर्निंग इन पब्लिक गार्डन्स।
और क्या आपने सुबह सुबह सार्वजनिक उद्यानों में, गार्डन्स में लोगों को जोर जोर से हंसते हुए देखा है? तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन के बारे में। तो आपके क्या आपने सुबह सुबह, अगर आप सुबह उठते तो मालूम होगा आपको सुबह उठना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेस मुक्त होना चाहिए। सुबह सुबह जो सार्वजनिक पब्लिक प्लेस है वहाँ पे लोगों को जोर जोर से हंसते हुए देखा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो जोर जोर से हंस रहे, इतना जोर से हंस रहे, एकदम लाउडली हंस रहे हैं, हाथ उठा के हंस रहे, मतलब ऐसे लगते पूरे लाउडली हंस रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि देख सकते हैं आगे क्या दिया, पढ़ते हैं। देन नेम ऑफ दिस न्यूली पॉपुलराइज्ड concept is laughter club. These people relieve their mental stress by laughing loudly. क्या कर रहे हैं, इस नए जो प्रचलित कॉन्सेप्ट का नाम है लाफ्टर क्लब। क्या नाम है इसका? लाफ्टर क्लब। और ये लोग जोर जोर से हंसकर अपना मानसिक तनाव दूर करते हैं। तो ऐसा मानसिक तनाव है किसी को रहता तो क्या करते हैं, जो जोर जोर से हंसते हैं, एकदम सुबह सुबह जाते हैं गार्डन्स में, जाते हैं सार्वजनिक उद्यान में और जोर जोर से हंसते हैं और अपनी जो मानसिक तनाव है उसको दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? हंसकर दूर करते हैं। और ये नई प्रचलित जो प्रणाली है, कॉन्सेप्ट है, इसी को नाम दिया गया है लाफ्टर क्लब। लाफ्टर क्लब, दिस पीपल रिलीव देयर मेंटल स्ट्रेस बाय लाफिंग लाउडली। ये लोग जोर जोर से हंसकर अपना जो मानसिक स्ट्रेस तनाव है उसको दूर करते हैं। Then various ways of expressions like establishing communications with friends, peers, cousins, then teachers, and more importantly parents. Noting down or feelings expressing or feeling with near and dear ones help us to relieve the stress. जो अभिव्यक्ति के विभिन्न जो तरीके हैं, जैसे दोस्तों, अपने साथियों, अपने अभी किसके साथ, कजन्स के साथ, चचेरे चाचा के जो भाई बच्चे रहते उसको कहेंगे चचेरे भाई बहन, यानी कजन्स के साथ। देन टीचर्स यानी शिक्षक के साथ। सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के साथ संवाद करना, संवाद को स्थापित करना यानी बोलचाल को स्थापित करना। और अपनी जो भावनाएं हैं, खुद के जो आपके मन में जो भावनाएं हैं उसको नोट करना और अपने जो प्रियजन है, डियर वंस है, मतलब आपके प्रियजन है, उनको बताना, उनके साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना क्या करता है, हेल्प टू अस रिलीव द स्ट्रेस, हमें तनाव से राहत दिलाने में मदद करते हैं, हमें स्ट्रेस से दूर करते हैं। तो आपको ऐसा करना चाहिए। देन नेक्स्ट है fostering the hobbies like material collections. Fostering the hobbies like material collections, photography, reading, cooking, sculpturing, drawing, रंगोली, डांसिंग एक्सेट्रा। और जैसे हम देखते हैं खाना पकाना और जैसे शौक को बढ़ावा देना। देन मूर्ति कला, फोटोग्राफी को कहेंगे मूर्ति कला। देन रीडिंग यानी पढ़ाई करना, रंगोली, कुकिंग, खाना बनाना। दिन क्या करेंगे हम, रंगोली बनाना, डांसिंग, नृत्य करना या फिर डांस करना, नृत्य करना। ये हमें खाली समय का सही उपयोग करने में मदद करते हैं। आप खाली समय रहे तो आपको क्या करना है, फोटोग्राफी, रीडिंग, कुकिंग, स्कल्पचरिंग, ड्राइंग, चित्र बनाइए, रंगोली करिए, डांसिंग कीजिए, कुकिंग कीजिए, पढ़िए, ये सारी चीज़ें कीजिए। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो खाली समय में अच्छे उपयोग करने में मदद करते हैं। हेल्प अस टू प्रॉपरली यूटिलाइज द फ्री आवर्स, अपने जो खाली जो घंटे हैं, खाली समय का सही उपयोग करते हैं। बाय द डाइवर्टिंग ऑफ एनर्जी, बाय डाइवर्टिंग द एनर्जी एंड mind towards the positive thinking, negative thoughts are automatically neutralized. ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। ऊर्जा है, एनर्जी है, वो मन को क्या करती है, पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच की ओर मोड़ने से क्या करते हैं, नेगेटिव थॉट्स और ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज्ड यानी नकारात्मक जो विचार है अपने आप ही
बेअसर हो जाते हैं, उन पर कोई असर नहीं करता। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कैन यू टेल Why do you wait for pairs of music, PT, drawing in the classroom? आप कक्षा में संगीत, पीटी, चित्रकारी का सत्र का इंतजार क्यों करते हैं? Then next है learning and listening to the music. Singing keeps us happy and drives away the stress. संगीत सीखना, सुनना, गाना हमें खुश रखता है और तनाव को दूर करता है, दूर भगाता है। म्यूजिक हैज द पावर ऑफ चेंजिंग द माइंडसेट। जो म्यूजिक है वो क्या करता है, संगीत में मानसिकता बदलने की शक्ति होती है। माइंडसेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसने चेंजिंग करने की शक्ति होती है किसमें, म्यूजिक में। इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स इज अनपैरेलल्ड। खेलों के कई लाभ है, जैसे कि आउटडोर गेम्स है, उसमें जो आउटडोर गेम्स है वो क्या है, अनपैरेलल्ड है, मतलब बेमिसाल है। देन खेल के बहुत सारे खेल है जिसमें से जो आउटडोर गेम्स है वो बहुत बेमिसाल है, अनपैरेलल्ड है। देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स लाइक इट causes physical exercise, improves discipline, interactions and tendency of unity. Loneliness is driven away and person becomes more social. और क्या होते हैं कि जो खेल है उसके लाभ है, जैसे कि हम देखते हैं शारीरिक व्यायाम होता है, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज होता है, इम्प्रूव डिसिप्लिन, एकता की प्रवृत्ति में सुधार होता है, डिसिप्लिन में सुधार होता है, और लोनलीनेस यानी अकेलापन होता है वो दूर होता है, और व्यक्ति अधिक सामाजिक बनता है। क्या बनता है, सामाजिक व्यक्ति बनता है, मतलब उसका जो सोशल हेल्थ है वो बहुत फिट रहता है, अच्छा रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट देन स्टूडेंट्स आप अंत तक बने रहिए, लाइव क्लास में आपका स्वागत है। और आपको समझ नहीं आता तो आप टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर होंगे, हम इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। देन हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव क्लास। आपके लाइव क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं, और इस लाइव क्लास में हम आगे बढ़ते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो क्लास है कंटिन्यू करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब नियमित व्यायाम, मैसेजिंग, विजिटिंग द स्पा टू हेल्प टू रिलीव द स्ट्रेस। और जो नियमित व्यायाम है, मालिश है, स्पा में जाना, उसमें भी तनाव को दूर करने में मदद करता है। योगा इज नॉट लिमिटेड फॉर आसन एंड प्राणायाम बट इट इंक्लूड्स डिसिप्लिन, बैलेंस एंड गुड फूड एंड मेडिटेशन आल्सो। जो योगा है वो क्या करता है, योगासन है वो प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनुशासन यानी जो डिसिप्लिन है और जो आपका बैलेंस एंड गुड फूड है, मतलब संतुलित और अच्छा भोजन है, और ध्यान में भी शामिल है। क्या है, शामिल है। जो योगा है सिर्फ योगा तक शामिल नहीं, आसन तक, आपके गुड हेल्थ में, डिसिप्लिन में, अच्छे फूड में, और अपने भोजन को, अपने शरीर को स्वस्थ संतुलित बनाने के लिए भी शामिल है। देन डीप ब्रीथिंग, योगिक स्लीप, योगासन्स एक्सेट्रा। जो डीप ब्रीथिंग है मतलब गहरी सांस लेना, और योगिक स्लीप मतलब योगिक नींद, योगासन आदि स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, आर गुड फॉर हेल्थ, ये सारी अपनी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। Meditations have to improve the ability of concentration. It imparts positivity in our temperament. Meditations help us students to improve concentrations in their studies. जो आपका
ध्यान है उसको एकाग्रता करने की जो क्षमता है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। क्या मदद करता है? जो योगासन है, प्राणायाम है वो, और यह हमारे स्वभाव में जो पॉजिटिविटी है उसको लाता है, सकारात्मक चीज़ों को लाता है। और छात्र है उनकी पढ़ाई में भी एकाग्रता है, वो उसको स्टडी करने में मदद मिलती है, उसको मदद करता है। देन डेलिबरेट इंक्लिकेशन, ये हमने योगा के बारे में सीखा। देन आगे जो पढ़ते हैं उसमें और दिया गया है डेलिबरेट inculcations of characters like time management, planning of our own duties and decisions, power of nothing but cultivating the socially strong and ideal personality। जो व्यक्ति है वो क्या करता है? जो समय का प्रबंधन और अपनी जो ड्यूटी है, कर्तव्य, उनका योजना बनाते हैं। निर्णय की लेने की शक्ति और इन सारे गुणों को जानबूझकर विकसित करना। सामाजिक रूप से मजबूत जो व्यक्ति है वो आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करने के अलावा और कुछ नहीं है। जिन सारी चीजों में मन लगाता है वो क्या है? एक आदर्श व्यक्ति है। जो आदर्श व्यक्ति वो क्या करेगा? वो डिसिप्लिन में रहेगा, अच्छे निर्णय लेगा, और सारी जो निर्णय लेने की शक्ति है, इन सारे जो गुण है वो जानबूझकर विकसित करना। जो मानसिक रूप से सामाजिक जो मजबूत और आदर्श व्यक्ति है उसका निर्माण करने के अलावा और कुछ नहीं। जो सोशल जो आपका जो हेल्थ है उसमें ये प्रभाव डालता है। क्या करना है? जो सामाजिक जो आदर्श व्यक्ति होते हैं, समाज के जो व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही आदर्श डिसिप्लिन में जो रहते हैं, वे क्या करते हैं? समाज को सोशल हेल्थ को सामाजिक रूप से उसको मजबूत बनाते हैं, और उसको मजबूत बनाना उसका काम है, और उसके अलावा उसका कुछ काम नहीं है। वी हैव ऑल द वेज टू मैनेज और स्ट्रेस, हमारे पास अपने तनाव को प्रतिबंधित या फिर प्रबंधित करने के सभी तरीके। अपने जो स्ट्रेस है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? हमारे पास जो अपने पास स्ट्रेस है उसको मैनेज करने के हमारे पास सारे तरीके, सारे वेज हैं, रास्ते हैं। However, if those are not successful due to certain reason, it leads to some more serious problem like depressions and frustration। और हालांकि अगर कुछ लोग किसी कारण से वे सफल नहीं होते, वो सक्सेस नहीं होते, तो वह यह एक अवसाद या फिर हताशा जैसी कैसी प्रॉब्लम हो जाएगी? उसके लिए सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन यानी हताश जैसी कुछ गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। जो व्यक्ति अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो भी डिस्ट्रेस के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन में भी चला जाता है, और ये सारी चीजों को जन्म देता है। मेडिकल एडवाइस, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी are available for such person. Similarly, many NGOs also provide helping hand. Let us see the information about some of those। और ऐसे लोगों के लिए चिकित्सा की सलाह है, वो परामर्श या फिर चिकित्सा जो उपलब्ध है, अवेलेबल है। इसी तरह और कई गैर जो सरकारी संगठन में भी मदद करते हैं। और let us see the informations about some of those, और आइए उनमें से कुछ के बारे में जानकारी देखें। क्या करते हैं? जो कुछ चिकित्सा है, मेडिकल एडवाइस है, चिकित्सा जो सलाह है, वो मनोचिकित्सा जो उपलब्ध है, क्या है? साइकोथेरेपी जो उपलब्ध है वो क्या करते हैं? मेनी एनजीओ से, एनजीओ आल्सो, कई तरह के जो एनजीओ है वो कई गैर संस्कारी जो संगठन है उसमें मदद करते हैं, और उनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपका जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक में जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हम लास्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है? यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। तो यहाँ पे देखेंगे टोबैको के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं टोबैको क्या नहीं,
तंबाकू के बारे में, तंबाकू के जो अगेंस्ट है उसके विरुद्ध में एकीकृत आंदोलन मतलब यूनिफाइड उसका आंदोलन करते हैं उसके बारे में। तो इसमें से कुछ जानकारी आपके लिए दिया गया है। लेट अस स्टार्ट। दिस मूवमेंट हैज बीन started by 45 different well-known organizations like WHO, Tata Trust, etc. This movement is active for controlling the tobacco consumption and providing guidance to activities against tobacco. तो तंबाकू के विरुद्ध जो हम क्या देख रहे हैं, एकीकृत यानी यूनिफाइड। तो हमारे जो आसपास जो अपने तनाव से दिस मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड, यानी ये जो आंदोलन है वो क्या करते हैं, विश्व जो संगठन जो स्वास्थ्य संगठन है वो टाटा ट्रस्ट और 45 डिफरेंट यानी 45 डिफरेंट यानी 45 जो विभिन्न प्रसिद्ध संगठनों द्वारा शुरू किया गया है। कितने संगठन है? 45 डिफरेंट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO। तो 45 विभिन्न प्रसिद्ध संगठन उसके द्वारा शुरू किया गया है। और यह जो आंदोलन है वो तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने और तंबाकू के खिलाफ जो कार्य करता है उसके मार्गदर्शन के प्रदान करने के लिए एक्टिव है यानी सक्रिय है। तो उसके लिए कितने हैं, तो ये आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 45 डिफरेंट वर्ल्ड नोन ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, 45 प्रसिद्ध संगठनों द्वारा इसको शुरू किया गया है। देन सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट किया, यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको, यानी इसका मतलब वंस मोर एक बार देखते हैं कि जो आंदोलन है वो स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कितना टाटा ट्रस्ट है और जो 45 विभिन्न जो प्रसिद्ध संगठन है उसके द्वारा उनको शुरू किया गया है। और ये जो आंदोलन है तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए, जो तंबाकू की जो ये है खेती उसको नियंत्रित करने के लिए और जो तंबाकू के खिलाफ जो कार्य करता है उसको मार्गदर्शन करने के लिए सक्रिय है। तो इनके ये नियम उसको शुरू किया गया है। देन सेकंड पॉइंट है सलाम मुंबई फाउंडेशन। सलाम मुंबई फाउंडेशन में क्या बताया गया है, दिस ऑर्गेनाइजेशन runs program in various school in Mumbai to empower the children living in slum area in the field of education, sports है, arts and business। ये जो संस्था है जो सलाम मुंबई फाउंडेशन है, ये संस्था है वो मुंबई के विभिन्न जो स्कूल में है, जैसे कि कहाँ पे स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा, उसकी खेल, उसकी आर्ट्स, उसकी कला और उसके बिजनेस यानी व्यवसाय के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम को चलाती है। जो स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये जो शिक्षा है और इसके स्पोर्ट्स, आर्ट्स और बिजनेस के लिए यानी खेल और कला और बिजनेस यानी व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम चलाती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन encourages the children to take education by helping them to improve their health and lifestyle। और ये जो संस्था है वो बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसके स्वास्थ्य और उसके जीवन शैली, उसके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में मदद करती है। दिस ट्रस्ट has made some district in Maharashtra completely tobacco free through hard work। और ये जो महाराष्ट्र है इस ट्रस्ट ने कड़ी मेहनत से महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी तरह से तंबाकू मुक्त बनाया गया है, कंप्लीटली टोबैको फ्री थ्रू हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत से महाराष्ट्र को उनके कुछ जिलों में तंबाकू मुक्त बनाया गया है। देन सिंस द 2002 this organization is working with various schools in urban and rural area for making the society tobacco free। और
यहाँ पे बताया गया कि वर्ष 2002 में यह संस्था शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो विभिन्न स्कूल के साथ साथ मिलकर समाज को यानी सोशल यानी समाज को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए काम कर रही है। किसको? शहरी और जो ग्रामीण एरिया उन सभी को टोबैको फ्री करने के लिए ये लगी है, मतलब काम कर रही है। दिस प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड with the help of government in about 200 schools in Mumbai and 14,000 schools in the rest of Maharashtra. The oath of freedom from tobacco is taken in every school as per the government letter. और क्या कर रहे हैं इसमें? सलाम मुंबई फाउंडेशन में हम देखते हैं कि जो 200 ये जो कार्यक्रम है जो चला रहे हैं इसको काम कर रही है जो उनकी संस्था है वो 200 स्कूल और से जो महाराष्ट्र के 14,000 जो स्कूल है उसमें सरकारी की जो गवर्नमेंट की मदद से उसकी हेल्प से चलाया जा रहा है। और ये सरकारी पत्र के अनुसार यानी गवर्नमेंट लेटर के अनुसार हर स्कूल में तंबाकू से मुक्त की शपथ ली जाती है। उसकी क्या करते हैं? उस पर शपथ ली जाती है, तंबाकू मुक्त बनाएंगे इस तरीके से। उस स्कूल में जो इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जो महाराष्ट्र के उसमें क्या करते हैं? तंबाकू मुक्त बनाने की शपथ ली जाती है उस स्टेट को या फिर उस रूरल को, उस गांव को, उस विलेज को। तो ये हो गया अपना फर्स्ट। सेकंड हमने देख लिया यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। देन सेकंड है सलाम मुंबई फाउंडेशंस को हमने देख लिया। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बने रहना है लास्ट तक ताकि आपको सारे टॉपिक्स समझ में आ जाए। हम सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। देन ये आपका लास्ट टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हम देखेंगे अपने लास्ट टॉपिक की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स मतलब फोन नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स एंड आर पब्लिश्ड in newspaper to help the children in distress or facing any type of problem। सरकारी योजनाएं के बारे में देखेंगे। गवर्नमेंट स्कीम मतलब सरकारी योजनाएं के बारे में। संकट में जो फंसे हुए लोग हैं, क्या है? फोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर में तो क्या करते हैं? जो बहुत ही डिस्ट्रेस में, संकट में जो फंसे रहते हैं उन लोगों को किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं उन बच्चों की मदद के लिए जो न्यूज़पेपर में फ़ोन नंबर या फिर हेल्पलाइन नंबर प्रकाशित किए जाते हैं। जो समस्या है जिन बच्चों को उनके लिए न्यूज़पेपर या फिर हेल्पलाइन जो नंबर है उस पर फ़ोन किए जाने से उन सारे जो स्कीम होते हैं उनसे, संकट है, सारी जो योजनाएं हैं उनसे उनको मुक्त करी जा सकती है। संकट से जो जूझ रहे हैं उन बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रकाशित किए जाते हैं। देन Children contact the helpline to narrate their problems. Proper help and guidelines are offered to children. और इस बच्चे अपनी समस्या को बताने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर है उस पर संपर्क कर सकते हैं और बच्चों को उचित मदद और दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो बच्चे अगर किसी को ज़रूरत हो तो क्या कर सकते हैं? उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करने पर उनको उसकी मदद के लिए उसको दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट स्कीम। तो सरकारी योजनाएं के बारे में समझे कि जो संकट में जो फंसे हैं, जो समस्या में है, प्रॉब्लम्स में है बच्चे, उनके लिए क्या है, उनकी समस्या से जो किसी भी समस्या से, प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं उनके लिए न्यूज़पेपर में जो प्रकाशित किए जाते हैं फ़ोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर, उनमें वो कॉल करके उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जो उस पर कॉल करेंगे तो उनमें कॉल करने पर उसकी हेल्प की जाती है। तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट स्कीम। सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को कवर किए, तो आपको सब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। देन सोशल हेल्थ का ये चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको याद रखना है। जो सारी चीज़ें बताए हमने सारे जो आपके डाउट है वो क्लियर किया है। देन आगे आपको और चैप्टर पढ़ना है कमेंट करिए। देन आगे हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे।
सारे टॉपिक को कवर किया है, सोशल हेल्थ के, मतलब सामाजिक हेल्थ के फैक्टर अफेक्टिंग तो सबसे उसको हमने क्या किया है, समझा है। हर टॉपिक को कवर किया है। स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको भी हमने देखा है, तो हमने सारे देख लिया। तो आपको क्या करना है, इसके बाद रिवाइज करना है। देन आपका जो डिसीज़ है, फैक्टर अफेक्टिंग है, वो क्या क्या है, मेंटल स्ट्रेस है, देन एडिक्शंस है। इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। एडिक्शंस मतलब लत होता है। देन क्रोनिक डिसीजेस, इसके बारे में पढ़ा। और कम्युनिकेशन मीडिया एक्सेसिव यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कैसी थी और अभी कैसी है उसके बारे में भी देखा। तो पहले की मदद से थे वो क्या बोलते थे, स्टडी करने के लिए अंदर आओ, लेकिन अब क्या हो गया, जब फ़ोन में बिजी रहते हैं तो गो टू प्ले, थोड़ी देर खेलने के लिए बाहर जाओ बोलते हैं। तो हमने लाफ्टर क्लब के बारे में भी देखा। लाफ्टर क्लब से कैसे स्ट्रेस जो मैनेजमेंट होती है उसको कैसे भी हम मैनेज कर सकते हैं। जो स्ट्रेस है उसको लाफ्टर के जरिए हंस कर कैसे उसे दूर कर सकते हैं स्ट्रेस को। देन यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको, देन सलाम मुंबई फाउंडेशन, देन लास्ट है गवर्नमेंट के। कल्मिनेशन, देन यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। लास्ट स्ट्रीम कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे।